Good morning, students, and welcome to you in my class. In today's class, I am going to teach you important extracts from your textbook, The Spectrum. आज की क्लास में मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक द स्पेक्ट्रम से जो कविताएं हैं उनके इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स को फोकस करवाऊंगी, उनको तैयार करवाऊंगी आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। हम अपनी लास्ट क्लासेस में 2 पोएम्स के एक्सट्रैक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पोएम नंबर 3 जिसका नाम है इन द कंट्री, उस पर आधारित एक्सट्रैक्ट्स को उनकी तैयारी हम करेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए, द नेम ऑफ द लेसन इज इन द कंट्री। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इन लाइन से कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैंने आपको हर एक्सट्रैक्ट से 3-3 क्वेश्चंस बनाकर प्रस्तुत किए हैं। आप आपकी समझ से, इंटेलिजेंस से और कई प्रश्न बनाकर उनको तैयार करेंगे आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। जो स्टेंजा आपके सामने है, दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस फूड, I hear no children cry for food. I see no women white with care, no men with muscles wasting hair. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये जो जीवन है, कहाँ पर? वुड यानी जंगल में, ये स्वीटेस्ट है, सबसे मधुर है। इससे अच्छा, इससे मधुर जीवन और कहीं नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कवि? I hear no children cry for food, क्योंकि मुझे यहाँ कोई बच्चा फूड यानी भोजन के लिए रोता हुआ नजर नहीं आता। आई सी नो वुमेन वाइट विथ केयर, और मुझे यहाँ कोई महिला चिंता से पूर्ण दिखाई नहीं देती। एंड नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हेयर, और यहाँ कोई पुरुष जो है अपने मसल्स को वेस्ट करता हुआ यानी अनएम्प्लॉयड पुरुष यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो वुड है, जो जंगल है, वहां पर जीवन नहीं होता, वहां पर मनुष्य निवास नहीं करते। मनुष्य कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं शहरों में और गांवों में। जंगल में तो केवल पेड़ पौधे और जीव जंतु और पशु पाए जाते हैं। तो इसीलिए पोएट वुड की लाइफ को स्वीटेस्ट कहते हैं, क्योंकि वहां उन्हें भोजन के लिए रोते हुए बच्चे नहीं दिखते। विमेन यानी महिलाएं जो चिंता से भरी होती हैं शहरों में, ऐसी महिलाएं भी वहां नहीं होती। एंड मेन जो कि अनएम्प्लॉयड हैं शहरों में और गांव में, वो भी उन्हें वहां दिखाई नहीं देते। इसके कारण लाइफ जो है वहां स्वीटेस्ट है। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। हु डू नॉट क्राई फॉर फूड इन द वुड? वुड में, जंगल में फूड के लिए, भोजन के लिए कौन नहीं रोता? चिल्ड्रन डू नॉट क्राई फॉर फूड इन द वुड, बच्चे वहां पर नहीं है, जिस कारण से वे वहां रोते हुए दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सीन केयर फ्री इन द वुड? जंगल में कौन केयर फ्री दिखाई देता है? विमेन आर सीन केयर फ्री इन द वुड, क्योंकि वहां पर चिंता मुक्त महिलाएं, क्योंकि जीवन ही नहीं है तो वो केयर फ्री हैं। नाउ फाइंड अ वर्ड यूज्ड फॉर जंगल इन द एक्सट्रैक्ट। ऐसा शब्द आपको एक्सट्रैक्ट से ढूंढना है जो जंगल के लिए यूज किया गया है। तो जंगल के लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज वुड यानी जंगल। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम इज, नो डाउट इट इज अ सेल्फिश थिंग टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन हु शन्स पुअर क्रीचर्स सैड एंड वैन। अब यहाँ पोएट कह रहे हैं कविता में नो डाउट, और इसमें कोई शंका की बात नहीं कि ये एक सेल्फिश, स्वार्थी चीज है, टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, कि मानवीय चिंताओं से दूर भाग जाना। यहाँ पर कवि मानवीय चिंताओं को, परेशानियों को, बच्चों की भूख से भरी जो क्राय है, आवाज है, उससे, और शहरों में और गांव में पाए जाने वाले दुखों से, चिंताओं से भागकर गांव में चला गया है, और जहां उसे सबसे सुंदर जीवन दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कहने के बाद कवि कह रहे हैं कि ये सब जो है ये कैसा है? सेल्फिश है। इसमें कोई शंका की बात नहीं कि ये सारी चीजें स्वार्थ में कहलाएंगी, यानी मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, क्योंकि मैं मनुष्य की जो चिंताएं हैं, ह्यूमन सफरिंग्स, उनसे भाग कर मैंने ऐसा किया है। नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन, और
जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे हम सेल्फिश कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। हु शन्स पुअर क्रीचर्स सैड एंड वैन, जो इन पुअर क्रीचर्स, ये जो गरीब प्राणी हैं, इनको सैड यानी उदास और चिंताओं में छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे काम को हम क्या कहते हैं? सेल्फिशनेस कहते हैं, और इन्हें हम स्वार्थी कहते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। What is a selfish thing told in the extract? एक्सट्रैक्ट में किस चीज को सेल्फिश यानी स्वार्थी कहा गया है? To fly from human suffering is a selfish thing. मानवीय चिंताओं से दूर भाग जाने को कवि ने यहाँ सेल्फिश कहा है, स्वार्थी कहा है। Who is undoubtedly a selfish man? अब कवि यहाँ किसको सेल्फिश कह रहे हैं? अनडाउटेडली यानी बिना शंका किए कौन है स्वार्थी? Undoubtedly a selfish man is one who shuns poor creatures sad and vain. वह व्यक्ति जो कि इन गरीब प्राणियों को उदास और चिंताओं में छोड़कर दूर चले जाते हैं, उनको यहाँ पर सेल्फिश मैन कहा गया है, स्वार्थी मनुष्य कहा गया है। Now the next question, find out a word for unhappy from the given lines. दी गई पंक्तियों में unhappy के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसका आपको ढूंढकर यहाँ पर उत्तर देना है। तो द वर्ड यूज्ड इन दीज लाइन्स फॉर अनहैप्पी इज सैड। सैड यानी उदास और अनहैप्पी यानी भी उदास, अप्रसन्न। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, बट दैट इज अ रेस्ट लाइफ टू फेस hunger in almost every place, cursed with a hand that is empty when the heart is full to help all men. कितनी सुंदरता से कवि ने यहाँ बताया है कि that is a rash life to face, ये जो जीवन जिसका हम सामना कर रहे हैं, जिस जिंदगी का, जिसमें क्या है? hunger is almost every place, हर तरफ कवि को भूख और प्यास और चिंताएं और परेशानियां नजर आ रही हैं। cursed with a hand that is empty, और ऐसे हाथ जो कि खाली हैं। when the heart is full to help all men, जबकि जो दिल है कवि का वो भरा हुआ है ऐसे जरूरतमंद लोगों की, भूखे और प्यासे लोगों की मदद करने के लिए। उस समय वो अपनी गरीबी को, जिस स्थिति में वो जी रहा है उसको वो कर्स करता है, उसको वो कोसता है, उसको कहता है कि ऐसी स्थिति कभी ना आए किसी के सामने कि जब उसके चारों ओर हंगर हो और नीड हो, और उस समय उसका दिल जो हो वो उनको हेल्प करने के लिए भरा हो, लेकिन उसके पास एक पैनी भी ना हो, एक रुपया भी ना हो कि जिसके माध्यम से वो इन लोगों की मदद कर सके। उसका हाथ जो है वो एम्प्टी है, एम्प्टी यानी खाली है। नाउ द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड आर, व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट का क्या मतलब है? योर आंसर इज, इट is rest to face hunger in almost every place. hunger यानी भूख, that is rest। हर जगह, हर तरफ जहां कवि की नजर जा रही है वहां उसे भूखे लोग नजर आ रहे हैं। तो it is rest to face, ये बहुत कठिन है इन चीजों का, इन परिस्थितियों का सामना करना कवि के लिए। Now the next question is, what is the difference between the heart and the hand? यहाँ पर हार्ट की, हृदय की, और हैंड यानी हाथ की बात कही गई है। तो क्या डिफरेंस बताया गया है? द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल मैन। कवि कह रहे हैं कि जो हार्ट है, हृदय है, वो फुल है, वो भरा हुआ है इन नीडी लोगों की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। बट द हैंड इज एम्प्टी, लेकिन उसका जो हाथ है दैट इज एम्प्टी बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी मनी, क्योंकि उसके पास उनकी मदद करने के लिए पैसे नहीं हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, find the word that means similar to miserable or unhappy. दुखी और पीड़ित का समानार्थी आपको सिमिलर यानी समानार्थी शब्द इस स्टैंजा से ढूंढना है। तो the meaning which is similar to unhappy and miserable is rest. Your answer is WRETCHED, rest. Now the next stanza, can I admire the statue great when living men starve at its feet? Can I admire the park's green trees, a roof for homeless misery? कवि कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब सब तरफ बनी हुई है तो क्या मैं इन बड़े बड़े महान स्टैचू कहते हैं मूर्तियों को, जो कि पार्क में और रोड साइड में स्थापित की जाती हैं, तो क्या मैं इन स्टैचूज की
ये जो विशालकाय स्टेचू है इनको एडमायर करूं, इनकी प्रशंसा करूं। When living men staff at its feet, और जब जीवित मनुष्य इनके जहाँ ये स्थापित की गई हैं इनके चरणों में शरण लिए हुए लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, यानी उनके पास रहने को घर नहीं है, उन्होंने यहाँ इनके चरणों में आकर शरण ली हुई है और वो वहाँ स्टार्व मतलब भूख से पीड़ित हैं, भूखे बैठे हुए हैं, तो क्या मैं इन स्टेचूज की प्रशंसा करूं? कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री, और क्या मैं इन ग्रीन ट्रीज हरे हरे पेड़ों की जो पार्क में लगे हुए हैं, क्या मैं इनको एडमायर करूं, इनकी प्रशंसा करूं? अ रूफ फॉर होमलेस मिजरी, जबकि इन ग्रीन ट्रीज के नीचे होमलेस यानी जिनके पास घर नहीं है, ऐसे दुखी लोग, ऐसे उदास लोग यहाँ पर इन पेड़ों को अपने घर के लिए, अपने घर के समान इनका उपयोग कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इनकी प्रशंसा करूं? क्योंकि मैं तो दुखी हूं। द क्वेश्चंस आर, व्हाई कैन द पोएट नॉट एडमायर द स्टेचू ग्रेट, कवि इन महान विशालकाय स्टेचू की प्रशंसा क्यों नहीं कर सकता? द पोएट कैन नॉट एडमायर द स्टेचू ग्रेट बिकॉज लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट, क्योंकि जीवित मनुष्य इनके चरणों में भूख से पीड़ित बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन ही नॉट एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री, कवि यहाँ जो ग्रीन ट्रीज लगे हैं, हरे हरे पेड़ पार्क्स के अंदर, इनको भी एडमायर क्यों नहीं कर सकता? ही कैन नॉट एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री बिकॉज पीपल आर होमलेस, क्योंकि वहाँ होमलेस यानी जिनके पास घर नहीं है, बेघर लोग वहां पर शरण लिए हुए हैं पेड़ों के नीचे, तो वो इन हरे हरे पेड़ों की भी प्रशंसा नहीं कर सकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स सिमिलर टू ग्रेट सफरिंग, ऐसा शब्द आपको ढूंढना है जिसका मतलब है ग्रेट सफरिंग, महान पीड़ा। तो ग्रेट सफरिंग का सिमिलर वर्ड है मिजरी, मिजरी यानी भी पीड़ित लोग, जो कि भूख से पीड़ित हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कई चिंताएं हैं। Now the next stanza from this poem is, when I can see few men in need, I then have power to help by deed, nor lose my cheerfulness in pity, which I must do in every city। बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है। कवि कह रहे हैं, when I can see few men in need, जब मैं इन लोगों को नीड में, जरूरत में देखता हूँ, I then have power to help by deed, तो मैं रखता हूँ शक्ति इनकी मदद करने की काम के द्वारा। डीड यानी किसी कृत्य के द्वारा, किसी काम के द्वारा मैं इनकी मदद कर सकूं। नॉर लूज माई चेयरफुलनेस इन पिटी, और मैं पिटी में यानी दया भाव में अपनी उत्सुकता को खोना नहीं चाहता जो मेरे अंदर मौजूद है। किसी भी हाल से मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, कि जो मुझे हर शहर में, हर जगह मुझे ऐसे लोगों को देखकर करना चाहिए। दुख तो होता है, दया तो आती है, लेकिन क्या करूं, मैं निर्धन हूं, मैं अभी मदद पैसे से नहीं कर सकता, लेकिन मैं चीयरफुलनेस, मेरी जो प्रशंसा है, जो मेरी खुशी है, वो इस बात की है कि मैं इन लोगों की हेल्प डीड यानी काम करके कर सकता हूँ। नाउ द क्वेश्चंस आर, व्हाट डज द पोएट विश टू डू, कवि किस बात की इच्छा करता है, किस बात, विश यानी इच्छा, द पोएट विशेस टू हेल्प द नीडी पीपल, कवि ये इच्छा करता है कि वो इन नीडी लोगों की, इन जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर सके, इनकी सहायता कर सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही नॉट वांट टू लूज इन पिटी, कवि दुख की स्थिति में किस चीज को लूज यानी खोना नहीं चाहता। ही डज नॉट वांट टू लूज हिज चीयरफुलनेस, वह उसकी चीयरफुलनेस यानी उसकी जो प्रसन्नता है इस बात की कि वह इन नीडी लोगों की मदद कर सके, इसको वह पिटी में, दया भाव में खोना नहीं चाहता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स सिमिलर टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वर्ड का सिमिलर आपको इससे ढूंढकर लिखना है। सो द वर्ड विच इज सिमिलर टू हैप्पीनेस इज चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस मतलब भी प्रसन्नता और हैप्पीनेस मतलब भी प्रसन्नता। तो बच्चों, ये जो स्टैंजास थे, ये आपकी जो पोएम थी, इस पोएम से लिए गए थे, पोएम नंबर 3। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पोएम दैट इज फॉरेस्ट एंड रिवर, नदी और जंगल। ये भी नेचर बेस्ड पोएम है। इस पोएम में कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। ये पोएम आपकी टेक्स्ट बुक पे इसलिए दी गई है कि हमारे पास जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, और दूसरों को देखकर दूसरों जैसे बनने की इच्छा रखते हैं कि काश मैं उसके जैसा होता।
तो इस कविता के माध्यम से आपको बताया गया है कि जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है उसे पहचानिए, उसको समझिए और उसमें संतुष्ट होने का प्रयास कीजिए। The stanza is before you. I wish I were like you, said the forest to the roaring river, always traveling, always sightseeing. यहाँ पर I wish I were like you, said the forest. Forest यानी होता है जंगल। ये जो स्टेंजा है ये जंगल की वार्तालाप है। नदिया से जंगल कह रहा है कि मैं इच्छा करता हूं कि काश मैं तुम्हारे जैसा होता। और and the forest is saying this to the roaring river, जो नदी तेज बहाव से बह रही है, roaring river यानी बहती हुई उफान वाली नदिया से वो कह रहा है always traveling, क्योंकि तुम तो हमेशा ट्रैवल करती रहती हो, बहती रहती हो, always sightseeing, और तुम हमेशा दृश्यों का नजारा करती रहती हो। sightseeing यानी जब तुम बहती हो तो चारों तरफ जो तुम्हारे है वो तुम देखती रहती हो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। Who is I and who is you in the first line? अब पहली ही लाइन में आप देखेंगे बच्चों I और you ये दो प्रोनाउंस यूज किए गए हैं। तो किसके लिए यूज किए गए हैं? I का मतलब होता है मैं, लेकिन यहाँ said the forest यानी जंगल ने कहा। जंगल ने कहा like you, और you कौन है? river, roaring river, बहती हुई नदियाँ। तो I is used for forest and you is used for river। इन लाइंस को देखकर ही आपको समझना है और इनके आंसर्स देना है। I is the forest and you is the river. Now next question, what good does the forest see in the river? क्या अच्छी चीज फॉरेस्ट नदिया में देखता है, यानी उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है। The forest sees that the river is always traveling and sightseeing. फॉरेस्ट कहता है कि जो रिवर है, जो नदी है, वो ऑलवेज ट्रैवलिंग, हमेशा बहती रहती है, एंड साइट सीइंग और दृश्यों का नजारा करती रहती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वर्ड फ्रॉम फॉर जर्नीइंग इन द एक्सट्रैक्ट। जर्नीइंग के लिए जो वर्ड एक्सट्रैक्ट में आया है उसे आपको ढूंढ कर लिखना है, एंड द वर्ड इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जर्निंग यानी कंटिन्यू, यात्रा करना। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा इज rushing towards the pure domain of the sea, the kingdom of water, water, the passionate vigorous spirit of life, the liquid turquoise of light with eternal flow. अब यहाँ पोएट कहते हैं rushing towards the pure domain of the sea, ये जो रिवर है ये बहकर, रश करना यानी बहना, towards the sea समुद्र की ओर जाती है, और समुद्र उसका जो है वो डोमेन मतलब होता है उसका साम्राज्य है, यानी नदिया का साम्राज्य कहाँ पर है? नदिया का साम्राज्य है समुद्र में। द किंगडम ऑफ वाटर, वाटर, द पैशनेट विगरस स्पिरिट ऑफ लाइफ, विगरस पैशनेट स्पिरिट ऑफ लाइफ, द लिक्विड टर्क्वाइज ऑफ लाइट विथ एटर्नल फ्लो। एटर्नल फ्लो लगातार बहकर वो किसको प्राप्त करती है? अपने साम्राज्य को प्राप्त करती है, जो कि समुद्र में है, पैशनेट है, विगरस है, और उसकी जो लाइफ है वो हमेशा बहती रहती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज द सी बीन डिस्क्राइब्ड एज? सी को किसकी तरह डिस्क्राइब किया गया है? द सी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द किंगडम ऑफ वाटर। समुद्र को यहाँ पर बताया गया है कि ये पानी का जो साम्राज्य है वो यहाँ तक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द रिवर रशिंग टूवर्ड्स? रिवर किसकी ओर बह रही है? द रिवर इज रशिंग टूवर्ड्स द सी, रिवर समुद्र की ओर बह रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ वर्ड दैट मीन्स एवरलास्टिंग। द वर्ड विच इज गिवन फॉर एवरलास्टिंग इज एटर्नल, जो हमेशा रहे, दैट इज एटर्नल। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा फ्रॉम दिस पोएम इज बट व्हाट एम आई? ओनली अ कैप्टिव chained to the earth. In silence I grow old, in silence I wither and die, and before long nothing will remain of me but a handful of ashes. इस स्टैंजा में पोएट जलालुद्दीन रूमी कहते हैं What am I? मैं क्या हूँ? यानी जंगल अपने बारे में कह रहा है, शिकायत करते हुए, क्योंकि वो रिवर बनना चाहता है, वो अपने अस्तित्व से खुश नहीं है।
मैं क्या हूं? प्रश्न करता है। ओनली अ कैप्टिव, केवल एक जकड़ा हुआ। चेन्ड टू द अर्थ, पृथ्वी के साथ चेन के समान श्रृंखला में। इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, और शांति में मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। इन साइलेंस आई विदर एंड डाई, और एक दिन में इस शांति में बिखर जाऊंगा और मर जाऊंगा। एंड बिफोर लॉन्ग नथिंग विल रिमेन ऑफ मी, और कुछ भी नहीं बचेगा मेरे अंदर, बट अ हैंडफुल ऑफ एशेस, केवल एक हाथ भर के राख। एशेस का मतलब होता है राख। नाउ द क्वेश्चंस आर, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर? यहाँ पर आई वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? आई स्टैंड्स फॉर फॉरेस्ट, जंगल के लिए आई वर्ड का प्रयोग किया गया है। व्हाट विल हैपन टू द फॉरेस्ट बिफोर लॉन्ग? कुछ समय बाद फॉरेस्ट के साथ क्या होगा? बिफोर लॉन्ग इट विल चेंज इनटू अ हैंडफुल एशेस। कुछ समय बाद ये जो फॉरेस्ट है ये एक मुट्ठी भर राख में परिवर्तित हो जाएगा। यानी समय बीतने के बाद वृक्ष झड़ जाएंगे और राख में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग सिमिलर टू प्रिजनर। प्रिजनर वर्ड का समानार्थी आपको इन पंक्तियों से ढूंढकर लिखना है। प्रिजनर कहते हैं कैदी को जो जेल में रहता है, जिसको कहीं जाने आने की आजादी नहीं होती। तो प्रिजनर का समानार्थी है यहाँ पर कैप्टिव, जकड़ा हुआ, एक ही स्थान पर स्थित। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा फ्रॉम दिस पोएम इज, ओ फॉरेस्ट हाफ asleep half awake, cried the river, I wish I were you, enjoying a seclusion of living emerald and illuminated by moonlit nights, being a mirror reflecting the beauties of spring. अब यहाँ फॉरेस्ट की बात को सुनकर रिवर अपने अंदर की जो बात है उसको बताती है। ओ फॉरेस्ट हाफ asleep हाफ अवेक, ये जो जंगल है ये कैसा है? आधा सोया और आधा जागा हुआ। क्राइड द रिवर, चिल्लाकर नदियां कहती है, आई विश आई वर यू, काश कि मैं तुम जैसी होती। एंजॉइंग द सेक्लूजन, सेक्लूजन कहते हैं एकांत को, तुम्हारे समान मैं भी इस एकांत को एंजॉय करती, इस शांति को एंजॉय करती। ऑफ लिविंग एमराल्ड, और तुम तो लिविंग एमराल्ड, जीवित एमराल्ड के समान हो। एमराल्ड एक स्टोन होता है, हरित पत्थर जिसे हम कहते हैं। एंड इल्यूमिनेटेड बाय मूनलिट नाइट्स, और तुम जो हो जंगल, तुम कैसे हो? तुम्हारे ऊपर जब मूनलाइट, चंद्रमा का जब प्रकाश पड़ता है तो तुम उससे इल्यूमिनेट हो जाते हो, प्रकाशमान हो जाते हो। यानी चंद्रमा की रोशनी जब तुम्हारे पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती है तो तुम कैसे हो जाते हो? तुम रोशन हो जाते हो। बीइंग अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग, और एक मिरर कहते हैं आईने को, दर्पण को, दर्पण के समान तुम रिफ्लेक्ट करते हो किसको? ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग, वसंत ऋतु की सुंदरता को तुम रिफ्लेक्ट करते हो, दिखाते हो। नाउ द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस आर, व्हाट डज द रिवर विश? नदियां किस चीज की विश करती है, इच्छा करती है? द रिवर विशेस टू बी लाइक द फॉरेस्ट, नदी अपने आप को जंगल बनने की इच्छा प्रकट करती है। व्हाट डज द मिरर ऑफ द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट? और जो फॉरेस्ट है, नदी जंगल है, वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है दर्पण में? द मिरर ऑफ द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग, जो मिरर है दर्पण फॉरेस्ट का, वो स्प्रिंग सीजन की, वसंत ऋतु की सुंदरता को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। नाउ फाइंड आउट द वर्ड अपोजिट टू अवेक इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में अवेक शब्द का अपोजिट है, उसको ढूंढना है आपको। अपोजिट यानी विलोम, दैट इज अस्लीप, अस्लीप यानी सोया हुआ। अवेक यानी जागा हुआ, उसका उल्टा है अस्लीप यानी सोया हुआ। नाउ द लास्ट स्टैंजा व्हिच इज फ्रॉम दिस पोएम इज, योर डेस्टिनी अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, माय लाइफ running away from myself all the time, running in bewilderment, and what is my gain of all this meaningful journey? Aha, never having a moment of calm and rest. जलालुद्दीन रूमी बहुत ही ब्यूटीफुली इन लाइंस में बताते हैं कि योर डेस्टिनी a new life every year, जंगल से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैं नदी हूँ, पूरे समय बहती हूँ, मुझे कभी आराम नहीं मिलता, और तुम्हारा जो जीवन है, जो लाइफ है, अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, उसमें प्रतिवर्ष नया जीवन आता है। आप भी जानते हैं कि बसंत ऋतु हर वर्ष आती है, जिसमें नए फूल, पेड़, पत्ते जो हैं वो
आते हैं और जंगल जो है वो हरा भरा हो जाता है, तो वो यहाँ पर शिकायत करती है कि तुम्हारी जो डेस्टिनी है उसमें तुम्हारे भाग्य में हर वर्ष क्या लिखा है, नया जीवन लिखा है। माई लाइफ, और मेरा जीवन, मैं तो पूरे समय रनिंग करती रहती हूँ, बहती रहती हूँ, और कोई एक पल भी मेरे लिए, क्षण भी मुझे आराम नहीं मिलता। और एंड व्हाट इज माई गेन, और मुझे क्या प्राप्त होता है इस लाइफ लॉन्ग जर्नी से, ऑफ ऑल दिस मीनिंगलेस जर्नी, नेवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट। मुझे कभी भी, काम कहते हैं शांति को, रेस्ट यानी आराम को, कभी भी सुकून और आराम का जीवन मुझे एक पल भी नहीं मिलता। नाउ द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड आर, व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की डेस्टिनी क्या है? द डेस्टिनी ऑफ द फॉरेस्ट इज अ न्यू लाइफ, जंगल के भाग्य में प्रतिवर्ष एक नया जीवन है। Why is the reverse journey meaningless, और रिवर की जो जर्नी है वो मीनिंगलेस क्यों है? The reverse journey is meaningless because it has no gain and it has never a moment of calm and rest, क्योंकि नदी की जो यात्रा है उसमें उसे कुछ हासिल नहीं होता और उसे रेस्ट और सुकून और शांति भी प्राप्त नहीं होती। Now the next question is, find out the word meaning similar to fate और luck। फेट और लक का समानार्थी शब्द आपको इस स्टैंजा से ढूंढना है, एंड दैट वर्ड इज डेस्टिनी, भाग्य। तो बच्चों, आपने इस पोयम पर बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ा, समझा। आपको इन पर आधारित और भी प्रश्नों को तैयार करके रखना है। इन एब्स्ट्रैक्ट से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 अंक का होगा और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।